आपको द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा हूँ। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, हमने द्विघात बहुपद पढ़ी थी। द्विघात बहुपद को हम व्यापक रूप से या स्टैंडर्ड रूप से कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से हम निरूपित करते हैं। तो बच्चों, अगर इस द्विघात बहुपद में अचर पद जो लास्ट में आ रहा है c, उसके बाद अगर हम बराबर का साइन लगा दें, चिन्ह लगा दें, और हम कोई संख्या अगर लिख दें उसके पीछे, तो वह फिर द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण कहलाती है। इसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप हो जाएगा वो इसी तरह से जैसे हमने द्विघात बहुपद लिखी थी उसमें बराबर 0 लिख दें हम, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यह हमारा व्यापक रूप बन गया द्विघात समीकरण का। जिस प्रकार बच्चों द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, यहाँ पर हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो वहाँ शून्यक नहीं कहेंगे। द्विघात समीकरण में उन्हें हम मूल कह देते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, रूट्स। अतः यदि किसी समीकरण में उच्चतम घात 2 होती है तो उसे हम द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। बच्चों, इससे संबंधित प्रश्नावली 4.1 का एक प्रश्न है, पहला सवाल। इसमें हमें जांच करनी है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मैं इसमें आपके सामने 2 खंड ला रहा हूँ हल करके, पहला खंड और तीसरा खंड, दोनों अलग अलग तरह के हैं। तो पहला खंड ले रहा हूँ मैं, जैसे यह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। पहले हम दोनों पक्षों में यहाँ पर हल करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारी सर्वसमीकाएँ भी लागू होंगी। बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ जो हमने पहले से पढ़ी है 9th से, वो यहाँ लागू होंगी। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर सर्वसमीका लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह हमारा x है, b की जगह 1 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी तरह से हमने इसको विस्तार कर दिया, इसका x² प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ x² प्लस मध्य का पद गुणा करके 2x आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में ब्रैकेट खोल दो, बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 से x मल्टीप्लाई हुआ 2x और माइनस 2 3 जा 6। अब हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड में 2x माइनस 6 है उसका पक्षांतर कर दिया, उसको भी हम लेफ्ट में ले आए। जो लेफ्ट में था वो तो लेफ्ट में रहा और दाईं तरफ वाले को पक्षांतर कर दिया, चिन्ह बदल दिए। x² प्लस 2x प्लस 1 ये था लेफ्ट में, माइनस का 2x हो गया यहाँ के और प्लस का 6 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा है, माने 0। तो इस तरह से हमारा देख रहे हैं हम 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, प्लस का माइनस का है। अब हमारे पास बच गया x² प्लस 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, जब हमें सरल करके यहाँ पर यह समीकरण x की 2 घात के रूप में प्राप्त हो रही है, मतलब यहाँ पर हमारी जो चर x है उसका अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रही है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यही हमें जांच करनी थी। अब मैं तीसरा खंड बता रहा हूँ आपको। यह हमें जो सवाल दिया है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब बच्चों दोनों तरफ जो है ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये लेफ्ट साइड में कर लिया हमने, बराबर x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे अंदर, तो ये लेफ्ट साइड में x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, राइट साइड में बराबर के बाद आ गया x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब हम राइट साइड वाले का फिर यहाँ पक्षांतर कर देंगे लेफ्ट साइड में और उसके बराबर 0 रख देंगे। तो x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये तो था ही लेफ्ट में, हम इधर वाले को भी लिया, इधर माइनस का x² माइनस का 3x और प्लस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। x² प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 2x बच रहे हैं, एक तो हमारे पास x और x दोनों ऐड होकर के, और माइनस के 5x बच रहे हैं, प्लस के 2x और माइनस के 5x, और एक माइनस का 2 और प्लस का 3 बच रहा है, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 कम हो गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू राइट साइड में 0। ठीक, अब ये आ गया माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं चर जो x था उसकी अधिकतम घात 1 आ रही है, 2 नहीं आ रही है। तो यहाँ पर चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बच्चों इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न बताऊंगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कुछ कथन दिए गए हैं, प्रश्न दिया हुआ है, उसको शर्तें दी गई हैं, उसको हम किस तरह से समीकरण के रूप में लिखते हैं ये हमें यहाँ बताना है। मतलब हमें ज्ञात करने वाली राशि को सबसे पहले हम x के रूप में मान लेंगे, जो हमें ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे चर के रूप में। उसके बाद जो कथन हमें दिए हैं प्रश्न में, जो शर्त हमें दी है उसके अनुसार उसको द्विघात के रूप में बदल लेंगे।
द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो प्रश्नावली इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 का मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं। प्रश्न है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है वर्तमान में। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु जो हो जाएगी, उनका गुणनफल दोनों की, रोहन और उसकी मां की, वो 360 हो जाएगी कह रहा है। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें द्विघात समीकरण निरूपित करनी है, ये प्रश्न है। तो बच्चों जो चीज़ निकालनी है उसको हम पहले चर x के रूप में मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न में कहा था कि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो प्रश्नानुसार उसकी माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 26। 26 वर्ष बड़ी है, अधिक है उससे, तो प्लस हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालेंगे, क्योंकि हमें जो कंडीशन दे रखी है अगली, वो दे रखी है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, प्लस 3 ऐड कर दोगे वर्तमान आयु में, x प्लस 3 वर्ष। और उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 थी, उसमें 3 ऐड कर दोगे, उसकी 3 वर्ष की बाद की आयु हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3। तो इसको हम और सरल कर सकते हैं, x प्लस 29 हो जाएगा, 26 और 3 ऐड हो गए। अब हम इनका गुणनफल निकाल रहे हैं। 3 वर्ष बाद इनकी दोनों की, रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल निकाल रहे हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। पहले ब्रैकेट का पहला पद x इंटू दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर प्लस पहले ब्रैकेट का दूसरा पद इंटू दूसरा ब्रैकेट पूरा, अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, x ब्रैकेट में x प्लस 29 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 29, हमने ब्रैकेट के अंदर खोल लिया, इसको मल्टीप्लाई करके सरल कर लिया, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस दूसरे ब्रैकेट में गुणा किया 3 से, 3x प्लस 87। तो हमारा ये आ गया x स्क्वायर प्लस 32x आ जा रहे हैं दोनों जोड़ के, प्लस 87। लेकिन प्रश्न वाले ने ये कहा था बच्चों कि इनका गुणनफल 360 है, तो प्रश्नानुसार इसको हम 360 के इक्वल रख देंगे। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 360 का पक्षांतर करके हम लेफ्ट साइड में ले आए। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 आ गया, 360 में से 87 घट गया, माइनस के ज़्यादा है, माइनस का 273 बच गया, बराबर 0। तो हमारी ये जो समीकरण के रूप में हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, द्विघात समीकरण हमारी आ गई x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। बच्चों, द्विघात समीकरणों को हल करने की क्या क्या विधियाँ होती हैं? द्विघात समीकरणों को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हमारे पास यहाँ पर हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 3 द्विघात सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया था द्विघात समीकरण के लिए। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, जो भी हमें द्विघात समीकरण दी हुई है उसको हल करते समय समीकरण के दाएं पक्ष की राशि को हमेशा हम पक्षांतर करके बाईं ओर ले आते हैं, जिससे कि दायां पक्ष शून्य हो जाना चाहिए। इसके बाद बाएं पक्ष के गुणनखंड करके प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग हम शून्य के बराबर रख देते हैं, जिससे हमारी जो अज्ञात राशि होती है, जो चर राशि होती है, उसका मान निकल जाता है। यही समीकरण के 2 हल होते हैं जो मूल कहलाते हैं समीकरण के। तो बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं एक्सरसाइज 4.2 का पहले सवाल का पहला और तीसरा खंड आपको बताऊंगा। पहला खंड गुणनखंड आपने पहले भी किए हैं 9th में। ये दिया है हमें कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, मतलब इसके मूल हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस समीकरण में बराबर के बाद दाएं पक्ष में 0 पहले से दिया हुआ है, तो पक्षांतर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर के आगे कोई गुणांक नहीं है, तो हम लास्ट में अचर पद को देखते हैं, अंत वाले वो माइनस का 10 है। माइनस 10 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं हम, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको गुणा करके तो माइनस का 10 आ जाए और ऐड करके x का जो गुणांक है -3 उसके बराबर आ जाए, ऐड करके जोड़ के मतलब। तो गुणा करके माइनस का 10 लाना है, तो इसके फैक्टर हमने 5 × 2 कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम 5 माइनस का लेंगे 2 प्लस का, क्योंकि हमें 20 में 3 जो है माइनस के लाने हैं, इसलिए बड़ा 20 में अगर माइनस का लाना है मध्य वाला x का गुणांक, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस का लिया जाएगा।
तो माइनस का 5 लिया और प्लस का 2 लिया। तो मध्य वाले पद को इन दो गुणनखंडों में तोड़ लेंगे, प्रथम और अंतिम वाले को ऐसे लिख देंगे। तो अगले लाइन में गए हम, एक्स स्क्वायर बीच वाले को तोड़ दिया हमने -5x + 2x और अंतिम पद -10 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे 4 पद हो गए हैं। पहले और दूसरे में हमने कॉमन लिया x, ब्रैकेट में हमारा बच गया x - 5। तीसरे और चौथे में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 5 = 0। अब बच्चों इन दो पदों में x - 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को उभयनिष्ठ ले लिया x - 5। तो अगले ब्रैकेट में बच गया हमारा x + 2 = 0। तो ये दो फैक्टर 0 के बराबर आ रहे हैं। पहले फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे, x - 5 = 0 रखने पर x बराबर 5, x + 2 बराबर 0 रखने पर x बराबर -2। तो ये बच्चों ये दो हमारे मूल आ गए, 5 और -2, अर्थात हमारे ये जो हमने गुणनखंड विधि से हल कर लिया इस द्विघात समीकरण को और मूल प्राप्त कर लिया। इसी प्रश्न का तीसरा खंड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें अंडर रूट दिया हुआ है। थोड़ा अंडर रूट देखने में थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई लगती है, तो बड़ा सरल है, वही मेथड है। ये दिया है हमें समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको हल करके गुणनखंड विधि से हल करके इसके मूल हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर भी दायां पक्ष हमारा 0 पहले से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक जो है √2 है और अंतिम अचर पद 5 √2 है। सबसे पहले हम x² के गुणांक और अंतिम अचर पद को गुणा करके लिख लेंगे, कितना आ रहा है इनका गुणनफल। √2 × 5 √2 ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 5 × √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया 10, 5 × 2 10। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करके मध्य वाले x के गुणांक के बराबर उनका योग आ जाए। तो 10 के गुणनखंड हमने कर दिए 5 × 2, 5 + 2 7 हो जाएगा, 5 × 2 करके मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उनका 10 आ जाएगा। तो मध्य वाले पद को हम इन दो भागों में तोड़ देंगे, 5x और 2x में। प्रथम पद √2x² + 5x + 2x + 5 √2। अब पहले और दूसरे में हमने कॉमन लिया, x आ रहा कॉमन, तो अंतर बच गया √2x + 5। अब बच्चों यहाँ पर अब हमें यही ब्रैकेट यहाँ भी बचना चाहिए, तो इसके लिए हमने 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, मैंने नोट करके लिखा दिया इसमें। तो हमने 2 को √2 × √2 लिख दिया, क्योंकि √2 × √4 होगा, √4 का मान 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की जगह हमने √2 × √2 लिखा, x को ऐसे लिख दिया + 5 √2 = 0। अब हम कॉमन ले सकते हैं इन दो तीसरे और चौथे पद में। x ब्रैकेट में √2x + 5 ये तो हमारा आया था, प्लस अब हमने तीसरे और चौथे में कॉमन लिया √2, फिर ब्रैकेट में वही बच जाएगा हमारा √2x + 5 = 0। फिर इस उभयनिष्ठ ब्रैकेट को हमने फिर बाहर ले लिया कॉमन, तो ये आ गया √2x + 5 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा x + √2 = 0, ठीक। अब हम पहले ब्रैकेट को 0 रखेंगे, √2x + 5 = 0 रखने पर तो ये हमारा आ गया √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरे ब्रैकेट को 0 रखेंगे, x + √2 = 0, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, तो ये x बराबर -√2 आ गया। तो इस तरह से हमारे इस द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए, -5/√2 और -√2। बच्चों अब इसी तरह से हमारे कथनों पर आधारित प्रश्न भी आएंगे। तो एक प्रश्न मैं 5वां भी यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग अन्य प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में मुझे हल करके दिखाएंगे, ग्रुप में शामिल होंगे जरूर, ठीक है। ये प्रश्न 5वां ले रहा हूँ मैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज है तो आप समझ गए होंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, लेकिन हमें आधार मालूम नहीं है। जब हमें आधार मालूम होता तो उससे हम 7 कम करके उसकी ऊंचाई निकाल सकते, तो हमें पहले आधार ही मानना पड़ेगा। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी, तो प्रश्नानुसार उसकी ऊंचाई उससे 7 कम है आधार से, तो x में से 7 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रश्नानुसार उसकी ऊंचाई बराबर x - 7 सेमी, जबकि समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेमी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम जानते हैं कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। यहाँ पर लंब की जगह ऊंचाई लिख दिया है, तो ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसके होगा, कर्ण के वर्ग के। अब इनके मान रख देते हैं यहाँ पर, ऊंचाई की जगह x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग माने x² = कर्ण 13 दिया है 13 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में x माइनस सेवन का होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इस सर्व समीकरण से हल करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं आप। तो हमने इसको हल किया इस सर्व समीकरण से। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स माने माइनस का 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस दूसरा एक्स स्क्वायर है हमारे पास लेफ्ट साइड में बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब हम 169 को पक्षांतर करके बाईं ओर ले आएंगे। बाईं ओर हमारे दो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो गए, माइनस का 14x प्लस 49 और माइनस का 169 पक्षांतर हो गया बराबर 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 49 है माइनस के 169 है, इज इक्वल टू 0। अब हम दो सब में दो का भाग जा रहा भाई, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 2 से हम भाग दे देंगे सबको, बाई तरफ के सभी पदों को बराबर 0 को भी 2 से भाग देंगे, 0 ही आएगा। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 60 के हमें 2 फैक्टर करने हैं, अभी बताया मैंने गुणनखंड। 60 के फैक्टर 2 फैक्टर ऐसे जिससे कि 20 वाला पद 7 आ जाए, तो 12 इंटू 5, लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का 60 लाना है, एक प्लस होगा एक माइनस, 20 मध्य पद माइनस का लाना है तो बड़ा पद माइनस का लेंगे, माइनस का 12 और प्लस का 5, इन 2 गुणनखंडों में तोड़ देंगे 20 वाले पद को। तो पहला पद एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहले और दूसरों को कॉमन लो, x ब्रैकेट में बच गया x माइनस 12 प्लस तीसरा और चौथे में कॉमन लिया प्लस का 5 ब्रैकेट में बच गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर ये ब्रैकेट कॉमन आ जा रहा है, x माइनस 12 वाला ब्रैकेट कॉमन आया तो दूसरे ब्रैकेट में बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले ब्रैकेट को 0 रख दो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू 12। दूसरे ब्रैकेट को अगर 0 रखें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू माइनस का 5 आएगा, जबकि हमने x के माना था समकोण त्रिभुज का आधार। आधार हो या लंब हो, किसी त्रिभुज की भुजा हो, वो माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इस मान को हम छोड़ देंगे। तो जो पहला आया हमारा x इज इक्वल टू 12 वो हमारा आधार का मान हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेमी तथा ऊंचाई बराबर x माइनस 7 थी, x इज 12 रख दिया, ऊंचाई बराबर 12 माइनस